ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। किन्हीं को कोई परेशानी है कि नहीं रिकॉर्ड किया जाए ये लेक्चर, तो आप बता दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। नहीं तो मैं ये इम्प्लाइड वे में समझूंगा कि आपने कंसेंट दे दिया है। ठीक है, चलिए 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, तब तक मैं प्रेजेंट कर लूं। चलिए, प्रेजेंटेशन ठीक है? कोई एक माइक यूज करके बता दें कि सारा कुछ सही है, आवाज क्लियर है, और जो स्क्रीन पे है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन वो दिख रहा है आपको? हाँ सर, सब सही है, ऑडियो भी ठीक है। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा सर। अरे कंफर्म करो भाई। आ गया सर, आ गया आ गया सर आ ऑडिबल गया है। सर, आ गया आ गया? पक्का? किन्हीं को परेशानी है तो आप चैट बॉक्स दिख रहा है? ठीक है आ ठीक गया। है ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ फिर। जिनको परेशानी होगी, आवाज वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, आज नेट नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, इस वजह से मैं पहले ही बता दिया, आप बता देना। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या लिखा है इसमें वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वैसे ही पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे आप लॉ पढ़ें या नहीं पढ़ें उससे फर्क नहीं पड़ता, हर कोई हर दिन किसी ना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करता ही करता है। हम चीनी जाते हैं खरीदने के लिए, या फिर कुछ कपड़ा जाते हैं खरीदने के लिए, आपने ये कोर्स में इनरोल किया, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, और हर समय एक सिविल वे में हम लोग इसको किसी ना किसी तरीके से इन्फोर्स करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टेक्निकली देखते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एज अ लॉ देखते हैं, एज अ लॉ एज अ डिसिप्लिन देखते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को ये चीजें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनकेस यदि जानकारी ये नहीं होगी तो चांसेस है कि क्वेश्चन गलती कर देंगे आप, इसलिए आप क्वेश्चन गलती ना करें, इसलिए मैं ये लेक्चर करा रहा हूं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले बेसिक चीजों को हम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं क्या किया हूं ना, जितना भी क्रक्स है मैटर का उसको मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हूं, और ये पॉइंट को मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि चीजें इस तरीके से होती है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। यदि जानते हैं तो थोड़ा संयमता से वेट कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर ज्यादा सीखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर आपको गेन होगा, और नहीं जानते हैं तब तो खैर आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट हमारे पास है यह है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। अब आप कंफ्यूज करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या दोनों अलग अलग है क्या? ये सारी चीजें आपको बहुत जबरदस्त कंफ्यूज करेगी। तो मैं धीरे धीरे, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आज, तब तक आप इस पोजीशन पे होंगे कि चीजों को बहुत क्लियरिटी से आप समझ पाए। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons, two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing। एक चीज को करने के लिए या नहीं करने के लिए कुछ इस तरीके का दो पार्टी यदि है या दो से ज्यादा पार्टी है, और दोनों के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये बहुत ही लूज डिफिनेशन है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक डायग्राम पे बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लेकिन चलो कुछ और भी चीजें हैं, जैसे
जब भी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं लॉ में, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास एक एक्ट है। हमारे पास एक्ट मतलब क्या हुआ कि जो लॉ है, ठीक है, उस समय के जो पार्लियामेंट रहे होंगे उन्होंने पास किया ये। तो ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रेगुलेट होता है। 1870 का हमारे पास क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। कई बार ये डेट पूछ देता है कि कौन सा 1872 1972, कुछ इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान में रखना है, ये आजादी से पहले की बात है, और उस समय के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी चीजें लॉ बनती थी हमारे लिए, और उसके बाद ये लागू होता था, इसीलिए इसको एक्ट बोलते हैं। एक और बात आप ध्यान से समझिएगा, दो तरीके का एक्ट आपको लिखा मिलेगा। ACT, ए जो है ना कैपिटल होगा, और दूसरा ACT। ठीक है, जब ये ए कैपिटल रहे तो समझिएगा आप कि ये वाला जो एक्ट है ये कोई लॉ की बात कर रहा है, ये कोई लॉ की बात कर रहा है। और दूसरा वाला जो एक्ट है वो कोई काम, मतलब बोलते हैं ना कुछ एक्ट कर दिया, इस तरीके का एक्ट हुआ, वो वाला एक्ट है। तो दूसरे वाले का कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा, लॉ के टर्म में मैं बात कर रहा हूं। और जैसे ही ए कैपिटल हो तो आप समझिएगा ये किसी न किसी लॉ के बारे में बात कर रहा है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका। उसके बाद कई सारे हजारों हजार एक्ट हमारे पास पड़े हैं, वो सारा एक्ट इसी में आएगा। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ले चल रहा हूं कहां पे, एक डायग्राम पे, और डायग्राम से मैं समझाने का कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप यदि ध्यान से समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यदि ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन गलती करेंगे। ये बात भी मैं आपको 100% क्लियरिटी के साथ बताना चाहता हूं। देखिए, ये पॉइंट नंबर 12 में एक डायग्राम है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम रहे इसको समझने में तो इसके जस्ट बाद, मेरे एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद बता देंगे कि मुझे परेशानी है। ठीक है, अब देखिए, दो व्यक्ति यदि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेन देन की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ आपने बोला कि किसी चीज से किसी से कुछ खरीदना है, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं बेचने के लिए रेडी हूं। तो आप समझिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, पहला व्यक्ति जो ये प्रपोज करता है, सपोज दैट ये माउस है मेरे पास, और मैं आपको ये बोलता हूं कि ये माउस आप यदि लेना चाहें तो मैं 500 में दे दूंगा। ठीक है, तो मैं हूं, और दूसरा एक व्यक्ति होगा आप में से कोई जो इसको लेना चाहेगा। सपोज दैट आप में से कोई इसे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं ना, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं कि साहब ये माउस जो है ये मैं बेच रहा हूं, सेल में है, आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो मैं क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑफर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, प्रपोजल दे रहा हूं। दोनों सिमिलर एक तरीके से यूज होता है। कहीं पे प्रपोजल लिखा होगा, कहीं पे ऑफर लिखा होगा। इस बात को ध्यान में समझिएगा। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, मैं ऑफर दे रहा हूं और प्रपोजल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहीं पे हम एक चीज क्लियर करते हैं कि जो ऑफर देगा, जो ऑफर होगा, जो प्रपोजल होगा, दैट मस्ट बी वैलिड। वैलिड होने का मतलब ये हुआ कि वो लॉ के नजर में वो काम सही होना चाहिए। जैसे कि मैं ये बेच रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन 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 यदि मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको बम बेचना चाहता हूं, बम बहुत जो एक्सप्लोसिव है, आरडीएक्स बेचना चाहता हूं। अब लॉ के नजर में ये बैन है, एक नॉर्मल पर्सन इसे यूज नहीं कर सकता, इसे बेच नहीं सकता, क्योंकि ये मार्केट में बैन है, गवर्नमेंट इसको बैन कर दिया। तो यहां पे यदि मान के चलो दूसरा, यदि मैं आपसे बोलूं कि आरडीएक्स खरीदोगे क्या हमसे, मैं प्रपोज कर रहा हूं, मैं ऑफर दे रहा हूं कि खरीद लो, बहुत सस्ते में दूंगा। या कोई ड्रग्स की बात करें, जो ड्रग्स यहां पे बैन है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रपोजल है, ये जो ऑफर है, ये क्या होगा, ये वैलिड नहीं है, एटलीस्ट नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के नजर में, कानून के नजर में ये चीज वैलिड नहीं है। यदि कोई ऑफर हो, कोई प्रपोजल हो जो वैलिड नहीं है कानून के नजर में, तो वहीं पे वो खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही होता है प्रपोजल से। हम प्रपोज करते हैं किसी को, ऐसा करोगे क्या, तब सामने वाला जो भी रिप्लाई आता है वो उनका आता है।
ठीक है, एक्सेप्ट किया तो बढ़िया बात है, नहीं एक्सेप्ट किया तो बहुत मतलब अलग बात है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यदि जो प्रपोजल है, जो ऑफर है, यदि वो वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? आंसर इज अ बिग नो, नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब उसका प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो, आप कार स्टार्ट करते हो तो चाबी लगाते हो ना भैया, बिना चाबी लगाए कैसे करोगे स्टार्ट? तो चाबी ही नहीं लगेगा इसमें, चाबी लगाना, की लगाना, उसमें की इंसर्ट करोगे तभी तो उसको आप वो करोगे, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इनिशिएशन ही नहीं हो रहा है, इनिशिएशन ही नहीं होगा इन केस यदि ये वैलिड नहीं है। यदि मान के चलो आपके पास कार एक होंडा का है और आप किसी और दूसरे के कार का चाबी उसमें लगा दिए, क्या वो स्टार्ट होगा? क्या स्टार्ट होने का चांस ही नहीं है, वो नहीं होगा स्टार्ट, तो वहीं पे वो रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी को ऑफर देते हैं, किसी को प्रपोजल देते हैं, और यदि ये ऑफर और प्रपोजल जो है ये वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ, जब भी हम बात करते हैं तो लीगली बात करते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यदि वो वैलिड नहीं है तो वो चीज स्टार्ट ही नहीं होगा, वो चाबी ही नहीं जाएगा। जब चाबी नहीं गया तो कैसे होगा वो स्टार्ट, आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा। आशा करते हैं कि यहां तक तो बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, ऑफर दिया आपको कि आप ये माउस खरीद लो। ठीक है, ऑफर सही है, वैलिड है, देख लिया कि कहीं कोई बैन तो नहीं है ना इस माउस पे, नहीं है भैया, चाइना का नहीं है, इंडियन कंपनी है, कोई सुनिए कोई बैन नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आगे का स्टेप होगा। आगे का स्टेप क्या होगा, सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या करेगी। उसके बाद क्या होगा, आगे का काम होगा। यदि सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ साहब आप जो है मैं 500 रुपए में इस माउस को खरीद रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो गया, सामने वाला बंदा क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो सेट होगा, प्रपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट किया सामने वाला बंदा, ये दोनों जो सेट है इसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिस हो गया जी, प्रॉमिस हो गया। आप प्रॉमिस की बात करते हैं ना, बहुत सारा प्रॉमिस तो सुने ही होंगे, तो वो वाला प्रॉमिस कैसे, पहले प्रपोजल दिया जाता है, उसके बाद सामने वाला बंदा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद प्रोमिसेस ही प्रोमिसेस चलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करो, पहले कोई प्रपोजल दिया तभी तो बात शुरू होगी यार, बिना प्रपोज किए हुए बात कैसे शुरू हो सकता है? बात शुरू करने के लिए प्रपोजल देना है, प्रपोजल वैलिड होना चाहिए, उसके बाद सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक्सेप्ट भी कर ले, और जैसे ही एक्सेप्ट हो गया तो अब आपका फर्टाइल ग्राउंड बन गया है कि अब आप क्या कर सकते हैं, प्रोमिसेस कर सकते हैं, प्रोमिसेस की झड़ी लगा दें, कोई इशू नहीं है। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद का जो स्टेप है वो क्या है, वो ये वाला है, प्रॉमिस है। आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, चीजें क्लियरिटी के साथ होगी। ठीक है, चलो प्रॉमिस होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, अब फिर आप जो है बाहर जाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, बहुत सारी चीजें होगी। उसके बाद क्या है, मनी का कंसिडरेशन आएगा, पैसा तो खर्च होगा ना, हवा में तो नहीं होगा। तो प्रॉमिस होने के बाद क्या होगा, पैसा की बात करेंगे। जैसे ये जब मैंने आपको बोला कि ये 500 में मैं दूंगा, आपने बोला ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, तब मैं कहूंगा ठीक है पैसा दे दो जी, 500 दे दो, मेरे अकाउंट में भेजो। तो ये क्या हुआ, ये चीज जो है, जो पैसा मांग रहा हूं, ये कंसिडरेशन है। इस बात को ध्यान में समझिए, ये जो पैसा आपसे मांगा 500 रुपीज, ये क्या है, कंसिडरेशन है। पैसे की बात प्रॉमिस के बाद होती है, जब वो एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, प्रोमिसेस हो गए, आपने बोला कि भैया ये कितना पुराना है, मैंने बताया कि 1 साल मैंने यूज किया है, आपने फिर पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने बोला नहीं दिक्कत नहीं है, आपने पूछा राइट और लेफ्ट की ठीक से काम कर रहा है क्या, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल बढ़िया है, आप देख लो, नहीं यकीन होता है तो आप देख लीजिए, उसके बाद इसको लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रोमिस हो जरूरी नहीं है, लड़ी लग जाती है प्रोमिस की, बहुत सारी चीजें आप पूछोगे और मैं बोलूंगा हाँ जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और इस तरीके से प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, उसी को लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, पैसे की बात होगी, कितना पैसा, 500, आप भेजोगे पैसा। ये जो पैसा है उसी को लॉ के टर्म में कंसिडरेशन कहते हैं, इस बात को समझिएगा। कई बार ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पैसा ये रकम ही हो, कई बार आप बोलो कि आप ऐसा करो, ये वाला आप ये दे दो माउस,
मैं इसके बदले मैं कोई दूसरी कंपनी का माउस दे दूंगा, या मैं इसके बदले एक मोबाइल दे दूंगा, कुछ इस तरीके का। ये भी एक तरीके का कंसिडरेशन तो है ही, इस बात को समझिए। लेकिन नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, ये पैसे की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट में रकम की बात होती है, अमाउंट की बात होती है। यहां तक हो गया क्या जी, कंसिडरेशन। अब क्या हुआ कि आपने ये क्या कर दिया, आपने पैसा दे दिया, कंसिडरेशन तक का पूरा काम हो गया, कंसिडरेशन खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये पूरा का पूरा सीरीज मैंने बताया अभी, ठीक है, यहां तक जो है ये कंसिडरेशन का पार्ट था। और कंसिडरेशन होने के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट जो है ये एग्रीमेंट में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब कंसिडरेशन के बाद वाला जो स्टेप है वो एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर होता है। एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाला स्टेप है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा तो एग्रीमेंट को क्रॉस करके ही होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे का लाइन बिछा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है, यदि मान के चलो कि यहां से मुझे अपने घर, जो मेरा घर लखीसराय बिहार में है, ठीक है, वहां जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहां से पटना जाना होगा और पटना के थ्रू लखीसराय जाना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या कहूंगा, मेरा जो एम है जाने का वो तो लखीसराय है जाना, लेकिन उससे पहले कहां जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही रूट वहां से जाता है आगे। ठीक उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट के स्टेशन तक जाने के लिए आपको एग्रीमेंट के हॉल्ट से गुजरना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ये एक सिस्टम में काम करता है। यदि आपका सिस्टम ब्रीच हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कहां पे नहीं माना जाएगा, इन द आईज ऑफ लॉ। अपने मर्जी से आप मान लो तो अलग बात है, लेकिन जब कोर्ट में जाओगे तो अब यही सारी चीजें चेक होती है कि क्या प्रपोजल था तो कैसा था, प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ, पैसा दिया गया कंसिडरेशन कि नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। यह सिस्टमैटिक चेक होगा, और उसके बाद यदि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तभी आपको आगे का काम कोर्ट प्रोसीड करेगा। यदि नहीं तो क्या होगा, ये बोल दिया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो किस बात का कंपनसेशन जी, नहीं देंगे कंपनसेशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। तो वही कहता है कि एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन सारा एग्रीमेंट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलता। वैसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ से इनफोर्सेबल है, जिसको कोर्ट में डील किया जा सकता है, उसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जा सकता है। देखिए आप यहां पे इनफोर्सेबल बाय लॉ, तभी ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, दो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये वाले, आर एग्रीमेंट। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे सारे के सारे एग्रीमेंट होंगे। एक बात ये है, दूसरा बात ये रहेगा ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। दोनों बात अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट तो पहले वाला स्टेप है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में अभी चेंज ही नहीं हुआ। जब चेंज नहीं हुआ तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉसिबल कहां है। वैसे सिर्फ वैसे एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ना कि अदरवाइज। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है, पहला कहता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जब यहां पे आएगा तो ये डायरेक्ट यहां पे नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया आपको। ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, इस तरीके से आएगा, तभी बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात तो पक्का हो गया, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेशन पे जाना है तो एग्रीमेंट वाले स्टेशन को क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है आपके पास। तो पहला जो स्टेटमेंट आपके पास है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये बात जो है सही है। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं सही है, क्योंकि एग्रीमेंट तो उससे पहले वाला स्टेशन है, तो यहीं पे रुक गया गाड़ी, तो कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कैसे जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग चैट बॉक्स में आकर के, ये जो कहानी मैंने बताई ये चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ूं, नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार है वो कर दूंगा, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा आपका। मैंने कोशिश की है कि जितना मेरे पास ज्ञान है कॉन्ट्रैक्ट का, मैं उसको समराइज करके आपको सिंपल वे में बताऊं। इससे ज्यादा सिंपल
शायद मैं नहीं बता सकता। आप बताइए कि ये चीजें क्लियर है या नहीं है। किसी को कोई समस्या है अभी बोल दो, अदरवाइज पूरा लेक्चर बर्बाद करोगे, नहीं समझ में आएगा आगे। सर बताइए। सर जैसे अगर कंसिडरेशन एक साइड से है तो वो एग्रीमेंट नहीं होएगा, वो प्रॉमिस ही रहेगा। कंसिडरेशन हमेशा डबल साइड भी होना चाहिए ना। कंसिडरेशन जैसे मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि ये माउस जो है 500 में मैं दूंगा, आपको लेना है ले लो। आप बोलोगे नहीं नहीं विवेक जी ऐसा करो, ये 4.5 का दे दो, 4.5 ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिर मैंने एग्री किया चलो ठीक है 4.5, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 50 रुपए की बात है कर लेते हैं। फिर मैं 450 में एग्री हो गया। तो यहाँ पे कंसिडरेशन तो दोनों साइड से है। जैसे 450 तुम आप हमें दोगे पैसा तो मैं आपको ये दूंगा ना, तो मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन है, आपके लिए ये वाला कंसिडरेशन है, माउस कंसिडरेशन है। आप समझ रहे हो, मतलब आपको कुछ दिया जाएगा, मतलब ऐसा फ्री वाला चीज नहीं कि मतलब वैसे ही ले लो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वैसे ही लेने वाली चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, आगे मैं बताऊंगा। पेशेंस रखिए, थोड़ा लेक्चर खत्म होने दीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। दोनों साइड से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और किसी को कोई समस्या है तो बताइए। किसी को समझ में नहीं आया मेरे भाई अभी बता दो, अदरवाइज अगले 1 घंटे फिर वैसे ही बोर होते रहोगे। आप क्लियर बता दो कि नहीं समझ में आया, कुछ और बताना है तो, अदरवाइज मैं बढ़ूंगा। ऑल क्लियर, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप सारे लोगों को समझ में आ गया जो भी बातें मैंने बताई है, ठीक है। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, एक बार में आ गया आपको समझ में। आगे अब मैं बढ़ता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एक ही बार में समझने के लिए। चलिए अब हम सिस्टमैटिक जाएंगे और चीजें को जैसे जैसे आएगा ये उसको हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर से हम चले जाते हैं पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला पॉइंट में। पहला क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये बात समझ में आ गई आपको। बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए बोला कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। अब चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। Contract is an agreement between 2 or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Obvious सी बात है, ये obligation create कर देता है, तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट का क्या ही मतलब होगा, जब उसको फोर्स ही नहीं, इनफोर्सेबल नहीं होगा तब क्या मतलब होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का सिंपल सा मतलब हुआ कि इनकेस यदि आप ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज वैसे आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकता मैं। यही कारण है कि सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे जो कुछ फैक्चुअल बातें हैं मैं आपको बताते चलूं। पहला तो बता दिया, दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रेगुलेट होता है। 1972 मत मारना ऑप्शन में, ध्यान से मैं समझ लो, गलती मत करना, इफ बट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी बातें मैंने डायग्राम में आपको बता दी कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एक आध, ताकि चीजें क्लियर हो। अब आपको मैं बोला कि देखो हम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बोले क्या है कॉन्ट्रैक्ट जी, तो आप जो है ना एक पर्सन है, उसको क्या करो, आपको क्या करना है, उसको मारना है। तो क्या करते हैं, उसको मारने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने मेरे और आपके बीच में किसी का नाम ले लो, महिमा का नाम ले लो, चलो मेरे और महिमा के नाम में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। महिमा ने बोली कि सर आप एक पर्सन है जो लॉ फैकल्टी में है, आप तो जानते होंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है जानते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप उसको मार दीजिए, किसी न किसी तरीके से गोली मार दीजिए उसको, और यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगी। 1 लाख रुपया क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। महिमा ने जो मुझे बोला कि आप उसको मार दीजिए, ये क्या हुआ, ये प्रपोजल हुआ, ये ऑफर हुआ। वो मुझे ऑफर दे रही है कि आप उसको मार दो, और कंसिडरेशन अमाउंट 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए चलो मैं उनसे एग्री भी कर लेता हूं कि चलो ठीक है तुम 1 लाख रुपया दो,
मैं मार दूंगा। पैसा वो भेज देती है मेरे अकाउंट में, ठीक है। अब अकाउंट में पैसा आ गया, उसके बाद मैं मारने गया, मतलब नहीं लगा उसको, गोली गोली चलाया लेकिन नहीं लगा, नहीं लगा, वो छिटक गया, वो भाग गया। अब जो है मैं बोलता हूं यार मैंने गोली चलाया लेकिन उसको लगा नहीं, अब मैं क्या करूं? तब महिमा बोलती है सर ऐसा है, आपको जो 1 लाख रुपया मैंने दिया है वो 1 लाख रुपया वापस कर दो। मैं बोलता हूं कि नहीं करूंगा, जो करना है कर लेना, जाओ। तो वो बोलती है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी। बोले जाओ कोर्ट में जाकर के देख लो। अब क्या हुआ, अब आप चले गए कोर्ट चले गए और आप बोलते हो कि जज साहब इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपया लिया। बोले अच्छा ठीक है, किस बात के लिए लिया? तो ये कहते हैं कि मैंने इन्हें बोला था कि किसी पर्सन को मारना है। अब जैसे ही आप ये बात बोलोगे वैसे ही आईपीसी आ जाएगा बीच में, और आईपीसी बोलेगा अरे क्या कर रहे हो यार। तो वही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ एक तरीके से, ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि ये जो बातें आपने बोली है कि उसे मारना है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। लॉ के नजर में ये ठीक काम नहीं है। किसी न किसी एक्ट से ये प्रोहिबिटेड है। मर्डर है, सेक्शन 300 आपको आईपीसी में बताया गया है, वहां पे प्रोहिबिट करता है, मर्डर करोगे पनिशमेंट मिलेगा। तो जज साहब बोलेंगे कि नहीं जी महिमा जी आपको पैसा नहीं मिलेगा, अब आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, उन्होंने तो एग्री किया था, कंसिडरेशन भी है, प्रपोजल है, एक्सेप्ट उन्होंने किया, सारा कुछ है। तो जज साहब क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट तक आकर के ही रुक गया, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लॉ इसकी इजाजत नहीं देता है, और इसीलिए क्या कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो मैं आपको नॉन लीगल लैंग्वेज में बता दिया कि ऐसा होता है। अब इसको हम जूरिस्प्रूडेंस के नजर से देखें तो कहता है कि जब भी आप कोर्ट को अप्रोच करें, यू शुड अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड। आपका हाथ क्लीन होना चाहिए। आपका हाथ यदि खुद ही खून से सना हुआ है तो आप जाकर के कोर्ट में रेमेडी नहीं ले सकते। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो एक हमारे पास क्या है, एक लीगल मैक्सिम है। इसे याद कर लें, नोट कर लें, जैसे जो करना है कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत कर देना, ठीक है, ध्यान से समझना। कहते हैं पैक्टा संट सर्वेंडा, ठीक है, PACTA SUNT SERVANDA, समझ लेना, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? कहता है कि पैक्ट मस्ट बी केप्ट और रिस्पेक्टेड। जो करार हुआ है हमारे दो के बीच में, वो जरूरी है कि उसका आदर हो, उसका रिस्पेक्ट हो। यदि आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा कॉन्ट्रैक्ट करने का, कोई नहीं मानेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसी को बेसिस बना करके दुनिया भर के तमाम देशों ने क्या किया, अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया। भारत में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और होगा, यूएस में कुछ और होगा, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कहता है एग्रीमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, अदरवाइज एक दूसरे पे विश्वास करना ही छोड़ देंगे, कोई कारोबार ही नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो लीगल मैक्सिम है इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आएगा, और यदि आप नहीं पढ़ोगे ब्लैंक हो जाओगे, गलती कर दोगे, -1 हो जाएगा, टोटल 5 नंबर मिस करोगे। इसलिए पैक्टा संट सर्वेंडा जो है ये लीगल मैक्सिम है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए। ये एक फैक्चुअल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन मैं वैसे ही आपको ज्यादा बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मेक द लॉ फॉर देमसेल्फ। इस बात को समझिए, इस बात को हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि मान के चलो किसी के लिए लॉ बनाना है, तो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ये बात भी आपको पता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि एक बार एक्ट बन गया, अब आपके बीच में और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होना है हम दोनों मिलकर के ही डिसाइड करेंगे। पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी या स्टेट के लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करेंगे, उनका सील और वो थप्पा लगने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग ये हो, उसके अगेंस्ट नहीं हो। यदि अगेंस्ट होगा तब फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेक द लॉ
फॉर देमसेल्फ, अपने आप, वो अपने एक दूसरे के साथ मिल करके क्या करते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि वो कौन सा लॉ है जो पार्टीज अपने आप में देमसेल्फ वो बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप लगाइएगा। आपको बता दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या करते हैं, जब भी हम कुछ खरीद बिक्री की बात करते हैं तो हम दोनों ही डिसाइड करते हैं ना, अरे कितना में दोगे, क्या दोगे, कब दोगे, सारी चीजें हम दोनों ही डिसाइड करते हैं, दो पार्टीज ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेक द लॉ, और ऑब्वियस सी बात है यदि इन्फोर्सेबल ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका जो ऑथेंटिसिटी है लॉ के अकॉर्डिंग है, तो कहते हैं पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेक द लॉ फॉर देमसेल्फ। अब कोई इसमें ऐसे मत कहने लगना कि सर ये तो पार्टीज क्या बनाती है, ये तो लॉयर बनाते हैं, पार्टीज के साथ लॉयर भी होती है। अरे वो इंटरनल मामला है उनका, वो किसी से बनवाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन होते है तो पार्टीज ही आखिर ना। तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेक द लॉ फॉर देमसेल्फ, कौन सा ऐसा लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया इट मस्ट फॉलो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर विद क्रिमिनल लॉ, मैंने आपको बता दिया कि यदि क्रिमिनल लॉ या कुछ और लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी यहाँ पे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आप खुद ही बना सकते हैं। ये जरूरी है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके वायलेशन में नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने पैसा दिया है, मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। कहता है द पार्टीज में सेटल एनी कंसिडरेशन, द पार्टीज में सेटल एनी कंसिडरेशन एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर ओनली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडुकेट और टू स्मॉल। अब मान के चलो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक एरोप्लेन है, एक कंपनी बेचना चाहती है दूसरे को, और वो क्या करती है, वो कहती है कि साहब ये 1000 रुपए में मात्र मैं बेच रहा हूं, पूरा जेट प्लेन 1000 रुपए में वो बेचना चाह रहा है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, क्या होगा? अरे वो बेचना चाहे 1000 में, 1 करोड़ में या 1 अरब में, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि सारा स्टेप वो फॉलो किया है कॉन्ट्रैक्ट का तो वो वैलिड होगा। सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं होगा कि जो अमाउंट है कंसिडरेशन का वो बहुत ही छोटा है, बहुत इनएडुकेट है। इस बात को समझिए। क्वेश्चन घुमा करके आपको वो लीगल प्रिंसिपल और ये सब बड़ा बड़ा स्टोरी लिख देगा, पूरा एक पेज का बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना देगा, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ वो इसी बात पे रहेगा कि कोई एरोप्लेन बेच दिया या ट्रेन बेच दिया या पता नहीं कुछ और बेच देगा जो बहुत भारी भरकम होगा, और बोलेगा कि 10 रुपए में बेच दिया जी। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट सही है नहीं है? आप कंफ्यूज कर जाओगे कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, 10 रुपए में कैसे बिक जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू शुड थिंक लीगली। आपको लॉ के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। वो 10 रुपए में दे या 10,000 में दे, 10 करोड़ में दे, उससे फर्क नहीं पड़ता यदि बाकी सारे स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया है, जो मैंने पहले ही बताया आपको इस लेक्चर से पहले। तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। जैसे द लीगल इंडियन कैन सेल इट्स कोर्स एट द रेट ऑफ 1540 रुपए आप लोग को लगा है ओनली। दोज कोचिंग इंस्टीट्यूट चार्जिंग 80,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं इसके लिए, कैन नॉट चैलेंज मी, वो हमें नहीं बोल सकते इन कोर्ट ऑफ लॉ, वो हमें कोर्ट नहीं ले जा सकते सिर्फ इसलिए कि मैं जो कोर्स बेच रहा हूं वो मात्र 1500 रुपए में बेच रहा हूं, इसलिए वो मुझे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। मेरी मर्जी और आपकी मर्जी। मैंने बोला 1540, आपने बोला ठीक है सर मैं एग्री हूं, मैं आपको पे कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब कोई तीसरा बंदा थोड़ी ना हमें ये बताएगा कि तुम 80,000, हम मतलब उनका 80,000 वो है तो उसके कारण उनका, यदि मैं 1500 कर दूंगा तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा, इसलिए मेरे और आपके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खराब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने मिलकर बनाया है, और चाहे कंसिडरेशन छोटा ही क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि हम बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो किए हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर के एक एक पेज का बड़ा बड़ा क्वेश्चन कभी कभी बना देते हैं, और करना कुछ नहीं होता है। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जैसे ही देखोगे समझ जाओगे अगर अच्छा ये वाला इस पे बेस्ड है, और जैसे ही आप करोगे फटाफट आपको ऑप्शन में टिक करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत लोग बोलते हैं एक एक पेज का क्वेश्चन था यार, इतना टफ था। अरे कुछ नहीं टफ रहता है, वो हवाबाजी रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहता है कि फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट
देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी एज वेल एज मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज। दोनों एग्री करना चाहिए, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए और मीटिंग ऑफ द माइंड भी होना चाहिए। मीटिंग ऑफ द माइंड का मतलब ये हुआ, मैं जब ये दिखा रहा हूं आपको कि मैं ये वाला माउस बेचूंगा, तो आप ये मत समझना जैसे ये जैसे है लॉजिटेक का है, आप ये मत समझना कि फिलिप्स का मैं बेच रहा हूं। सेम थिंग होना चाहिए, सेम थिंग एंड सेम सेंस, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत जरूरी है। मतलब मैं जो बेचने का प्रयास कर रहा हूं, आप उसी चीज को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बेचने का प्रयास आम कर रहा हूं और आप खरीदने का मतलब सोच रहे हैं कि वो इमली है और फिर गलती से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो वो नहीं होगा। वो आप फिर क्या होगा, मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। दोनों एक ही चीज, जैसे ये पेन में वाकम का ये पेन है, ये डिजिटल पेन है वाकम का, यदि मैं ये बेचना चाह रहा हूं तो, और यदि आप समझ रहे हैं कि ये पेंटोनिक का ये पेन आप सोच रहे हैं कि ये वाला है, तो क्या होगा, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। मैं बेचना ये चाह रहा हूं और आप खरीदना ये चाह रहे हैं, तो फिर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। भले कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और बाद में जब ब्रीच होगा तब कोर्ट जाएंगे, तब हम बोलेंगे भैया ये मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, क्योंकि मैं तो ये बेचना चाह रहा था, डिजिटल पेन है जी, और ये तो बॉल पेन है, तो आप ये खरीदना चाह रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का। हम लोग तो एक लेवल पे आकर के सोच ही नहीं रहे। इसलिए जरूरी है जो चीज बेचने का प्रयास हो रहा है वही चीज खरीदने वाला खरीदने की भी बात करे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि इधर पार्टी शुड हैव इक्वल राइट्स। दोनों के पास, या जितने भी पार्टी हैं सारे पार्टियों के पास क्या होगा, इक्वल राइट होगा। फॉर किस लिए, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट किए हैं दोनों मिलकर के एग्री करके, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास इक्वल राइट होगा। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज माइनर। यदि वो माइनर है, एक बंदा जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो म्यूचुअलिटी। ये जो म्यूचुअलिटी की बात हमने की थी अभी, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड होता है, वो शुरुआत से ही वाइड माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइटम। इसको रट लेना है। मैं दो आपको बताया था, पहला जो था यहाँ पे है पैक्टा sunt servanda, पैक्ट मस्ट बी केप्ट। ये लीगल टर्म है, या इसको आप लीगल मैक्सिम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा है ये कंसेंसस एड आइडम, CONSENSUS कंसेंसस, AD एड, फिर गैप है IDEM। ठीक है, कंसेंसस एड आइडम ये भी पूछा जाता है। इसलिए कभी कभी तो सिर्फ इतना सिंपल पूछा जाएगा कि कंसेंसस एड आइडम इज रिलेटेड विथ विच लॉ। 4 लॉ दे दिया, टॉर्ट लॉ दे दिया, क्रिमिनल लॉ दे दिया, IPC, CRPC और एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो यहाँ पे गलती मत करना, जो जिनके पास बेसिक जानकारी नहीं है वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूं, किसमें मारूं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये पूछा जाता है कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, अब फिर से यदि ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, टॉर्ट लॉ, इस तरीके का, तो आप उसको सिविल में मानना, कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेसिक जानकारी होगी तो अपने आप क्लियर होगी, और आपका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि यही होना है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ठीक है, कई बार जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट और बाकी सारा जो राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट बता रहा था, तो मैंने बताया था ना आपको कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, उसी तरीके से यहां भी है, कंसेप्ट में बता दे रहा हूं, बाकी ऑप्शन और आपका फिर लक डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन में देता है वो। ठीक है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइटम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, इसी को ये लीगल टर्म में कहते हैं कंसेंसस एड आइटम। इसी को क्या कहते हैं आप, बिल्कुल सिंपल भाषा में, मीटिंग ऑफ माइंड। हम जो सोचते हैं वही आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना है कि मैं कुछ और सोच रहा हूं आप कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को कहता है कि 2 और more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ये पंच मार्क है, आप इसको ध्यान से समझिए। सेम थिंग इन द सेम सेंस, तभी आगे का काम होगा, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं,
चैट बॉक्स में आइए और कहानी बताइए कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, ताकि आगे भी मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, मैं भी आगे बढ़ूं। अदरवाइज मैं कंफ्यूज रहता हूं कि पता नहीं बता रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और भी लोग रिप्लाई कर दो मेरे भाई। सर अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इम्पॉसिबल होगा? इम्पॉसिबल मतलब? इम्पॉसिबल मतलब क्या समझा रहे हैं, मतलब थोड़ा क्लियर? नो सर, इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल। अच्छा, इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल मैंने पहले ही बताया कि कैसे इनफोर्सेबल होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कैसे वैलिड हो जाएगा वो? इनफोर्सेबल कैसे नो करेंगे? सर, जैसे कि अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनफोर्सेबल नहीं है। अगर कोई माइनर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो वो इनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा? उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों पार्टी में से एक पार्टी यदि माइनर है, ठीक है, जैसे मान के चलो आप कुछ ऐसा बात कर रही हैं कि यदि माइनर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं दो तरीके से इसका आंसर कर सकता हूं। पहले तो बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट लो ये कहता है कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड होगा, खत्म हो जाएगा। एक तो ये बात हो गया। अब कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, जो मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा था, उतने अंदर जाकर के नहीं बता रहा था, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या कर दिया, वो मेजर प्रिटेंड किया कि मैं मेजर हूं, 18 साल से ऊपर का हूं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस सिचुएशन में ये बोला गया कि अब क्या करें, मैंने तो सोचा था ये माइनर मेजर है, लेकिन ये माइनर निकल गया, बाद में वो ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, अब मुझे पैसा नहीं दे रहा है। फिर भी कोर्ट बोला कि देखिए ऐसा है कि जो पैसा आपने उसे दे दिया, एक बार दे दिया उसके हाथ में, अब वो पैसा खर्च यदि वो कर दिया तो किसी भी सूरत में आपको वो वापस नहीं मिलेगा। आप नाक रगड़ के मर जाओ, वो वापस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन यदि इन दैट केस पैसा उसके हाथ में बचा हुआ है तो हो सकता है कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आप क्या करो, पैसा इसका वापस कर दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। और यदि वो पैसा खर्च कर दिया, सपोज दैट आपने माइनर के साथ किया, आपने 10,000 रुपया दिया, वो जाकर के वीडियो गेम खेल लिया जाकर के मॉल में, अब पैसा है ही नहीं उसके पास, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ आपका और उसको पैसा भी आपको वापस नहीं मिल सकता। मतलब इसको और हम समराइज यदि करें तो किसी भी सूरत में माइनर के अगेंस्ट जाकर के जिसमें माइनर का नुकसान हो, वो ऑर्डर कोर्ट नहीं पास कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता माइनर के साथ। सर व्हाट इफ माइनर ने मुझे पैसे दिए हैं और तो फिर वो पैसा वापस फर्क नहीं करना पड़ता, होगा? आपको तो करना पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन माइनर आपको वापस नहीं कर सकता है। माइनर के प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनर को प्रोटेक्ट करने, चलो इसको ऐसे समझो, कॉन्ट्रैक्ट को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ो, अब इसको पूरा एज लॉ को समझो कि क्या होता है माइनर में। जब भी माइनर की बात आती है तो कोर्ट क्या हो जाता है, कंसस हो जाता है। मैंने कई बार वीडियो में पहले भी बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, एडॉप्शन के केसेस में भी हमें ये देखे हैं, हमने ये देखा है लॉ में कि यदि मान के चलो कि मैंने आईपीसी में शायद बताया था, यदि मान के चलो कि एक कपल है जो मैरिड नहीं है, शादी नहीं हुई है, लेकिन उनका बच्चा हो गया, ठीक है, वो लिविंग रिलेशनशिप में थे लेकिन उनका बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद क्या हुआ कि वो सोचे कि अब सोसाइटी क्या बोलेगा, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो बच्चा जन्म देते ही उसको फेंक दिया कहीं पे, बाहर फेंक दिया कि मरने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कम से कम सोसाइटी से तो बच जाएंगे, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि बिना शादी का तुम्हें बच्चा हो गया। बहुत सारी चीजें सोसाइटी में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो लॉ बनाएंगे, इसमें कहा गया कि यदि वो बच्चा किसी को मिल जाता है और बच्चे को वो उठा लेता है और ये सोचता है उठाते समय कि मैं इसका परवरिश करूंगा, और यदि वो मेल है तो ये सोचता है कि मैं इसका फादर हूं, मतलब ऑटोमेटिकली डीम्ड सोच लेता है और मैं इसे पाल पोस करके बड़ा करूंगा, उस सिचुएशन में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि यदि ये ऐसा सोचा है और उसको पाल पोस करके बड़ा कर दिया तो बाद में एडॉप्ट किया था नहीं किया था उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसका जो यहाँ पे इंटेंशन था वो अच्छा इंटेंशन था। और यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को प्रोटेक्ट करने की बात की गई कि बच्चा का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए जो भी चीज है वो बाद में जाने दो, लॉ को साइड करो, पहले बच्चे को प्रोटेक्ट करो। एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपकी शादी हुई, आज हुई,
और आज से 3 मंथ के बाद आपके कपल, मतलब जो भी कपल हैं, उनका बच्चा हो गया। अब 3 मंथ में कैसे बच्चा हो सकता है? मेल थे वो बड़े वो हो गए कि ऐसे कैसे होगा, मतलब ये बच्चा किसी और का है तो किसी और के साथ गई होगी, ऐसा उन्होंने बोला। बहुत सारी चीजें हुई, लड़ाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आप बोले डीएनए टेस्ट कराओ क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इसका बाप कौन है। आपकी जो पार्टनर है वो बता नहीं रही है, बच्चा किसी का हो, कोर्ट को उससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट सिर्फ इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए वो जो बच्चा होगा वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ, किसी भी कीमत में, चाहे वो बच्चा किसी का रहे, चाहे 2 मंथ में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। आपके शादी के बाद यदि वो बच्चा हुआ है, इवन विद इन 2 मंथ्स, लॉ कहता है कि वो बच्चा आप ही का है। साइंस अपना जो बोलना है बोलते रहे, लॉ कहता है वो आप ही का बच्चा है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, साइंस लॉ बिल्कुल ये अलग अलग कैसे काम कर रहा है? मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोर्ट जैसे ही बच्चे की बात आती है, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लॉ को नजरअंदाज कर देता है, वो डिस्कार्ड कर देता है, और बच्चे के प्रोटेक्शन को वो ज्यादा महत्व देता है। क्योंकि यदि बच्चे को इलिजिटिमेट कर दिया जाए उस समय, तो उसका परवरिश क्या होगा, कौन उसको रखेगा? अरे आप तो बड़े हो गए, कपल हैं, कहीं इधर उधर आप कमा करके खा लोगे, बच्चा को कौन देखेगा? फिर इसीलिए जरूरी है कि बच्चे को ज्यादा वो किया जाए। इसीलिए यहां भी क्या करता है, बच्चे को प्रेफरेंस देता है। ठीक उसी प्रकार नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट लॉ बट एनी लॉ जो भारत में है, हर एक समय आप आईपीसी में देख लें, आईपीसी का सेक्शन यदि आप 82 83 के आसपास देखेंगे तो कहता है कि यदि बच्चा कोई क्राइम कर दिया तो वो कुछ भी कर दे, किसी को गोली मार दे, फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे लॉ हैं। अब आप चीजों को ऐसे समझिए, यदि आप बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉ कहेगा कि बच्चे को प्रोटेक्ट करो, चाहे दूसरा पार्टी हो या आप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे से पैसा नहीं लिया जा सकता, लेकिन यदि बच्चा दिया है आपको तो वो जरूर आपको करना पड़ेगा वापस। ठीक है, ये इस तरीके का है। आप ऐसे समझिए कि बच्चे को नुकसान के लिए कोई भी लॉ उनके लिए फिर वो हो जाता है। कुछ इस तरीके से यदि दिमाग में आप फीड करेंगे तो क्वेश्चन आपका शायद गलत नहीं होगा। ये कह रहे हैं बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं हो रहा उतना सर। बताइए, दोबारा बता दीजिए, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नो सर, वैसे तो नहीं हुआ अभी तक। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ सर अगर कोई लैंड बेच रहा है देखा कर ए और रजिस्ट्रेशन, ये प्रॉपर्टी एक्ट से डील होता है। हमारे पास प्रॉपर्टी एक्ट का अलग से एक्ट है, इसको मिसलेनियस में हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लैंड की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा अच्छा ये बोल रहे हैं इट वाज हैपनिंग। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर। अरे सही सही बताओ यार। नहीं में सर, क्लियर है सर। मुझे तो पूरा क्लियर आ रहा है, वॉइस ऑडियो वीडियो सब। अच्छा ठीक है, लैंड वाला जो है ना, देखिए इसमें एक अलग लॉ काम करता है। आप क्या क्या लॉ आपको बताते चलें। जैसे देखिए, यदि आप लैंड खरीदने गए और आपको वो लैंड, मान के चलो कई बार होता है कि वो ऑलरेडी किसी और को सेल किया हुआ होता है, उसके नाम पे नहीं होता, किसी और पार्टी के नाम पे होता है, लेकिन कोई दूसरा पार्टी आपको बेच देता है। उस सिचुएशन में जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो लॉ है वो कहता है कि द बायर शुड बी विजिलेंट। जो खरीद रहा है ना, वो विजिलेंट होना चाहिए। कैसे विजिलेंट होगा? तो आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना चाहिए था, रजिस्ट्रार से निकालना चाहिए था उसका ऑफिशियल लेटर, वो रजिस्ट्रेशन निकालना चाहिए था, आपको चेक करना चाहिए था कि क्या वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके का चीज है। हम इसको बाद में प्रॉपर्टी यदि हम पढ़ाएंगे कभी मिसलेनियस में, ये उसमें देखेंगे। प्रॉपर्टी एक्ट बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर की बात है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है, प्रॉपर्टी वाला एक्ट अलग है। ये जो चीज आप पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी एक्ट से होता है, इधर उधर करेंगे आज का लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना क्वेश्चन थोड़े दिन के लिए अपने अंदर रखें, और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आधा तो अपने आप खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और जो बच जाएगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ब्रेक तो नहीं हो रहा ना आवाज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि होगा ब्रेक तो आप बता दीजिएगा माइक से, माइक को यूज करके। हाँ देखिए,
ये कहता है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act to और abstinence he is said to make the proposal। अरे ये लॉ का लैंग्वेज है, आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में ये चीज बता दिया हूं। देखो ये पूरा चार्ट में बता दिया हूं और उसी को लॉ के लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिखी गई है। यदि मैं ये पढ़ के बताता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैं चूंकि बता दिया हूं, आप इसको पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएगी। नहीं भी समझ में आई ये सब लैंग्वेज तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, आपको जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted। ये सारी चीजें बता चुके हैं ऑलरेडी, मैं जानबूझ करके लिख दिया था कि एक बार आप पढ़ लेना दोबारा। ठीक है, ये भी बता दिया कि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट और ग्राफ है, इसको दूसरे फॉर्म में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसको दूसरे फॉर्म में, ये पूरा का कंसेप्ट है ना, इसको दूसरे फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्या करता है, ऑफर और प्रपोजल क्या है ये बात मुझे पता है। एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, ये भी बात पता है कि जब ऑफर जाएगा तो इधर वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, इस बात को समझिएगा ध्यान से। कहता है कि पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल को दे रहा है उसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्रोमिसर कहते हैं। और दूसरा जो है पर्सन एक्सेप्टिंग ऑफर और प्रपोजल, इसको प्रोमिसी कहते हैं। ठीक है, एक जो प्रोमिस दे रहा है, ये प्रोमिस बनेगा ना, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ही प्रॉमिस बनेगा ना। तो जो दिया प्रॉमिस, जो दिया ऑफर या प्रपोजल, उसको प्रोमिसर कहते हैं। जो एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी कहते हैं। आप इसको, इतना कोई हार्ड नहीं है, कभी कभी वर्ड यूज कर देता है तो फिर कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, फिर आपको वही बात है कि प्रॉमिस हो गया, उसके बाद कंसिडरेशन यहां बीच में आ जाएगा। कंसिडरेशन सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। कई बार, एक बार ये वाला पूछ दिया था कि ये वाला कहां दिया गया है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर देना, कई बार वो सेक्शन पूछ देते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन हुआ, उसके बाद एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मैंने पहले ही बोला था कि प्रॉमिस अकेला भी हो सकता है या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है। एक प्रॉमिस हो जाए या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, बहुत सारा प्रॉमिस हो, वो सबको मिलाकर के एग्रीमेंट बनता है। और ये जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। और वही चीज को मैं 3 बार यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है, उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ यदि है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल सा बात है। अब हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, अब जो है 4 चीज है, बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा। ये कहता है कि एन एग्रीमेंट मस्ट बी देयर, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, बिना एग्रीमेंट का तो उधर जाएंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद कहते हैं कि कंसेंट ऑफ पार्टीज, अरे पार्टीज कंसेंसुअल होना चाहिए ना। म्यूचुअलिटी की बात हमने की थी, पहले भी बताया था कि मैं ये बेचने का प्रयास कर रहा हूं तो आप इसे खरीदने का भी प्रयास करेंगे, कंसेंट होगा तभी ना। कंसेंट नहीं होगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना आप कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो ये चीज हो गया। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट मैंने ये बोला, ये तो आप खरीद सकते हैं लेकिन हमसे AK-47 नहीं खरीद सकते। ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल हो जाएगा, किसी न किसी लॉ से वो रेगुलेटेड नहीं होगा, मतलब उसका बैन होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद पार्टी शुड बी कंपिटेंट, कंपिटेंट होना चाहिए, इसमें चाइल्ड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके की चीजें हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बात मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात मैंने बता दिया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कौन सा करेक्ट है ये आपको मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, आप उसको चेक कीजिए। ठीक है, कुछ नोट है यहाँ पे 15 पॉइंट में, कुछ नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस चीज को ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चन इसी सब पे बेसिस बना करके पूछा जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान से समझिएगा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये कहता है कि जैसे 2 पार्टी है A और B, तो दोनों के बीच में यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एक तीसरा वाला पार्टी जो है ना,
तीसरा वाला पार्टी ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसको स्यू नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। वही बता रहा है कि अ स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, नहीं स्यू कर सकता अ थर्ड पार्टी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अरे जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ उससे तो किस बात के लिए स्यू करेगा? मेरे और आपके बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट ना, तो इस शर्मा जी का लड़का कौन कैसे स्यू करेगा मुझे? उससे थोड़ी ना हुआ मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरे से और आपके बीच में हुआ। तो इसी को लीगल भाषा में, लीगल टर्म में कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सा मतलब आ गया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ थर्ड पार्टी, अ स्ट्रेंजर, या फिर कोई वैसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य नहीं है, वो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता आपको स्यू। इसी चीज को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के टर्म में कहते हैं। minors and person with unsound mind is not legally competent for contract। लीगली कंपिटेंसी की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को समझिएगा। कहता है द पार्टीज मस्ट शो इंटरेस्ट टू गिव राइज टू अ लीगल रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशन। अब दोनों का बोल रहा है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। ये सारी चीज सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया है। आगे कुछ और डायग्राम आएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान से समझते जाइए। बाकी ये सारी चीजें आसान है, आप वैसे ही एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। इस बात को समझिएगा, इनवैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं होती है यदि कंसिडरेशन वो नहीं है उसमें। क्योंकि मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए ये जो रास्ता मैंने बताया था, वो रास्ता को फॉलो करना जरूरी है, उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। अदरवाइज फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो बस वो डायग्राम को आप ध्यान से समझिएगा, और उसमें से कोई भी चीजें यदि मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बोला कि कंसिडरेशन नहीं है तो क्या हो गया, आप यहाँ पे देखिए, कंसिडरेशन यदि नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा लिंक टूट जाएगा ना, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो आपको सिंपल सा इधर से आना है और सिंपल सा इधर से इधर से इधर से ऐसे जाना है। ठीक है, ऐसे आना है, ऐसे, और इधर से जाना है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, तो आपका आंसर मतलब क्वेश्चन गलती नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप खरीद बिक्री की बात नहीं करें जो इलीगल हो, या कुछ ऐसा जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, वो काम यदि उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी को मारने के लिए, किसी को रेप करने के लिए, किसी को काटने के लिए, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिए हैं लेकिन उसका लीगल कोई वैल्यू नहीं है, लीगल इन्फोर्समेंट उसका नहीं हो सकता। ठीक है, आगे करते हैं। ये कहता है कि एन एग्रीमेंट in meaning an agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain or an agreement to do an impossible act is void। बोल रहा है कि void, voidable, ये सारे बातों को मैं एक अलग से आपको समझाऊंगा, तब चीजें क्लियर और हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं, void है, voidable है, ये सारी चीजें, तो इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक ही बार में आप चीजों को नहीं समझ सकते। स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 करके आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर लिए जिसमें कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने की बात की। आपने बोला कि भैया तुम प्रपोज किए मुझे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस ऐसा किया कि मैं चांद तारा तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए। अरे ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, क्यों फालतू बेवकूफ बना रहे हो? इम्पॉसिबल सा एक्ट है, तो इम्पॉसिबिलिटी की बात क्यों कर रहे हो? तुम उसको बोलो कि मैं तुम्हें मतलब स्पेस में घर बना दूंगा, अभी के लिए कम से कम, अब टेक्नोलॉजी बाद में आ जाए बना दो तो अलग बात है, अभी के लिए मैं बात बता रहा हूं, मैं स्पेस में घुमाने ले जाऊंगा और वहां पे चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, ऐसा नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल एक्ट वाली बात मत करो। ठीक है, और यदि ऐसा करते हो तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं होती है, ये वॉइड हो जाता है। यदि आप इम्पॉसिबल एक्ट करने की बात करते हैं ना, ये वाइड हो जाता है। आप बोलो कि पूरा हिमालय को हम इस उंगली पे उठा लेंगे, इतना पैसा दोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, अरे नहीं उठा पाओगे यार, ये सब इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, कई बार बहुत सारा जोक भी आगे आएगा, बहुत हंसी आएगी किस तरीके का भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि प्रॉमिस की बात करते हैं, हम समझते हैं कि क्या है। कहता है कि 4 तरीके से हो सकता है। ये कैसे होगा, या तो एक्सप्रेस होगा, आप एक्सप्रेसली बता दीजिए कैसे एक्सप्रेस होगा।
व्हेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, आप लिख करके बता देते हैं, रिटन और स्पोकन, आप बोलते हैं किसी वर्ड को कि हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या हो जाता है एक्सप्रेस। जैसे मैं पूछता हूं ना बार बार कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस लेक्चर को, किसी को कोई समस्या है क्या, यदि आप नो कह दिए तब तो एक्सप्रेस हो गया, वो एक्सप्रेस कर दिया आपने। यदि नहीं बोला, यदि कुछ नहीं बोला, तो क्या होगा, आगे है हमारे पास, ये हो जाएगा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड होगा मतलब आप एग्री कर दिए किसी तरीके से, आपने कंडक्ट से, क्योंकि नो नहीं बोल रहे हैं, मैं 30 सेकंड का टाइम दिया, 1 मिनट का टाइम दिया, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मैं मानूंगा कि चलो ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है। ये कहता है कि व्हेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स में रहेगा तब तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस, लेकिन वर्ड्स में नहीं है, थ्रू कंडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉमिस को क्या कहेंगे, इंप्लाइड है। जैसे कि बार बार डेली हर दिन मैं आपसे पूछता हूं तो हर दिन आप चुप हो जाते हो, मैं सोचता हूं कि ठीक है इंप्लाइड कंसेंट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं बातों को, वही है। कुछ और एग्जांपल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हेन अ पैसेंजर इंटर्स इनटू अ बस और engages a taxi, he thereby impliedly agrees to pay the fare। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे तो लॉ फैकल्टी से लेकर के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन जाने तक के लिए रिक्शा आपको मिलेगा, ई रिक्शा। अब उसमें 10 रुपया लेता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब उस पर बैठ गए, आप बैठ गए क्योंकि आपको पता था कि 10 रुपया लेता है, बैठ गए और वहां उसको 5 ही रुपया दे रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, बोलेगा कि इम्प्लाइडली है। ये अपने आप समझ में जाना चाहिए, हर व्यक्ति को नहीं बताएगा कि 10 रुपया, वो पता ही उस रूट पे 10 रुपया ही लगता है, तो इस तरीके से। और ई रिक्शा वाला 10 रुपया ही लेता है, तो वही बात कर रहा है कि व्हेन अ पैसेंजर इंटर्स इनटू बस, एक रिक्शा पे बैठ जाओ, बस पे बैठ जाओ, और ये या टैक्सी पे बैठ जाओ, तो कहता है इम्प्लाइडली वो एग्री कर देता है कि मैं जो भी फेयर होगा इसका वो दूंगा। अदरवाइज आप चढ़ने से पहले ही पूछ लेते ना उससे कि कितना पैसा लोगे, नहीं चढ़ते उस पे, आप एक बार चढ़ गए तब आप वहां पहुंच करके क्या वो दिमाग खराब कर रहे हो उसका, पहले ही पूछना था आपको, आपने नहीं पूछा, आपकी गलती है, तो जितना मांग रहा उतना दे दो चुपचाप। तो ये आपको इस तरीके से समझिए। आगे का जो 2 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस मैंने वैसे ही बता दिया आपको, थोड़ा एक एक बार पढ़ लेते हैं। यही दोनों इंपॉर्टेंट था, एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। रेसिप्रोकल भी होता है, रेसिप्रोकल में क्या करता है, ईच पार्टी गिव्स अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर द अदर प्रॉमिस। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। ए प्रॉमिस टू सेल एंड परचेज बिटवीन ए एंड बी, ए सेल डिलीवर गुड टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। अरे ऑब्वियस सी बात है, अब ये अपने आप समझ में आ गया कि भैया आप कुछ दोगे तो मैं भी दूंगा ना, तो ये अपने आप है कि जब मैं एक बार बात कर दिया कि ये माउस आप दोगे, यदि आप बोलते हो कि ठीक है इस माउस के बदले में ये आपको मोबाइल दे दूंगा, तो ये अंडरस्टूड हो गया ना, ये वाला जब मैं आपको दूंगा तो वो दोगे ही आप हमको, तो वही चीज ये बता रहा, रेसिप्रोकल है, ये भी देगा वो भी देगा, वो वाली चीज है। अल्टरनेटिव बोल रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, वो एक्सप्रेस और वो वाला था, क्वेश्चन उसमें आता है, ठीक है, बाकी वैसे मैं बता दिया। बोलिए। रेसिप्रोकल एक बार रिपीट कीजिए ना। चलो कर लो, इसको कर देता हूं रिपीट, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये करता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, एक बार डिक्शनरी यूज करोगे ना तब पता चल जाएगा रेसिप्रोकल। ये भी दे रहा है कुछ तो वो भी दे रहा है कुछ, वही बात बोल रहा है। ईच पार्टी, दोनों पार्टी में से दोनों की बात कर रहा है। ईच पार्टी गिव्स अ प्रॉमिस, क्या करता है, दोनों को प्रॉमिस करता है, इन रिटर्न फॉर द अदर्स प्रॉमिस। अरे भैया मैंने प्रॉमिस किया कि ये वाला दे दूंगा, आपने प्रॉमिस कर दिया कि वो मोबाइल दे दूंगा इसके बदले, तो 2 प्रॉमिस हुआ ना, ईच पार्टी हुआ ना, एक मैं हूं एक तुम हो, मैं और तुम हो ना, वो वाली चीज। तो दोनों पार्टी क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है ना एक दूसरे को। आप बोल रहे हो ये दो दे दूंगा, मैं बोल रहा हूँ ये दे दूंगा, इसके बदले तुम वो दे देना, तो 2 अलग अलग प्रॉमिस है या नहीं है। वही चीज बोल रहा है कि ए प्रोमिसेस टू सेल एंड परचेज बिटवीन ए एंड बी, एक सेल है, ए और बी के बीच में सेल और परचेज हुआ ना एक तरीके से। अरे मैं इसको दे रहा हूं, मैं कुछ ले रहा हूं, तो दोनों हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। तो वही एक ही चीज जहां पे होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लो, जहां पे बोलता है इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। बस ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, एक दे रहा दूसरा भी दे रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसको समझ में आएगा। कभी एक आध वर्ड आ जाए खुदा न खास्ते तो देख लेना, ठीक है, वैसे आएगा नहीं। क्या बोल रहे हो सर? एक क्वेश्चन एक मॉक दे रहा था तो उसमें पूछा था रेसिप्रोकल, तो उसमें मेरे को पता नहीं था क्या होता है रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो कभी पूछ लिया तो समझ लेना, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है,
ठीक है, यूजुअली वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पे ज्यादा पूछते हैं। भाई बात यह है कि अभी लॉ आपने पढ़ा नहीं है, इतना अंदर जाकर के नहीं पूछते हैं, आपको उतना ही पूछते हैं जितना में आपका काम चल जाए। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया, मन है तो पूछ लिया, इसलिए मैं कभी कभी मैं बता भी दिया, तो उतना ही बताया जितना का जरूरत है, वो चीज है। बाकी इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उसमें करने का टाइम वेस्टेज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए एक और पढ़ लेते हैं, अल्टरनेटिव। कहता है कि एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस इज वन विच ऑफर द चॉइस ऑफ वन ऑफ टू थिंग। जैसे ए एंड बी एग्रीज दैट ए शैल पे बी ₹1000 फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू ए ईदर राइस और व्हीट। ठीक है, इस तरीके का। अरे गांव में होता है ना, गांव में होता है कि वो कुछ बेचने के लिए आता है और वो अनाज लेता है, वो मतलब कुछ ना सीरियल्स लेते हैं और उसके बदले आपको कुछ कुछ दे देंगे जो भी लेना होगा, कुछ इस तरीके का। पता नहीं इसको कोई सिस्टम बोलते हैं, ध्यान नहीं हमको, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री में इसको बताया जाता है, ध्यान नहीं मुझे। हाँ, बार्टर सिस्टम, एक बार चेक कर लो। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना तो ये पहले बताते हैं कि पहले बार्टर सिस्टम ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में ये सब सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। पहले तो वैसे ही होता था, आप अनाज दे दो मैं ये दे दूंगा, ये सारी चीजें एक बार देख लेना, ज्यादा इतना लोड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। मैं इसलिए कवर कर दिया हूं, दिख रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा तो चीजें पढ़ के समझ में आ जाएगी। जहां पे समझने की बात होगी वहां पे हम 3 बार एक्स्ट्रा बताएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो इंपॉर्टेंट है 20 नंबर, 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर रिजल्ट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होगा, जब ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा, एक सिस्टम जो मैंने आपको बताया था वो सिस्टम को फॉलो होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बोल रहा है 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर, 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर है। जैसे मान के चलो कि मैं बोला कि भैया ये पेन मैं दूंगा तो आप बोलो ये मैं पेंसिल दूंगा, मैं बोलूं ये माउस दूंगा तो आप बोलो कि ये मैं मोबाइल दे दूंगा। अरे भैया प्रॉमिस तो प्रॉमिस कर ही रहे हैं, मतलब एक दूसरे ऑफर दे ही रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कहां कोई कर रहा है, एग्री नहीं एक्सेप्ट करने के लिए। मैं ये बोल रहा हूं तो उधर से भी एक आ जा रहा है, मतलब एक अलग तरीके से वो ऑफर, फिर बोल रहा हूं कि दूसरा ऑफर तो उधर से दूसरा। अरे एक्सेप्ट तो करो, दोनों में से कोई एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो फिर एक तरीके से वो बकवास किए जा रहे हैं कि मैं दूंगा ये, तो वो बोल रहा है मैं ये दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे एक्सेप्ट भी तो करना होगा, एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है तुम ये वाला दोगे ना, इसके बदले ये दूंगा, तब समझ में आता है। ये एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। वही कहता है 2 आइडेंटिकल ऑफर जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिजल्ट करता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिजल्ट करता है, मैंने आपको ग्राफ में बहुत अच्छे से बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक सिस्टमैटिक वे होता है, वो वे पे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एन ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। अब देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन का है, लेकिन ध्यान से जो इंपॉर्टेंट है उसको जितना बार बोलोगे उतना बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कहता है कि एन ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि 2 तरीके का ऑफर हो सकता है, एक तो जनरल हो सकता है, एक स्पेसिफिक हो सकता है। दोनों में क्या अंतर है, जैसे स्पेसिफिक की बात करें, एक पार्टिकुलर पर्सन की हम बात करें और उससे बोलें कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये स्पेसिफिक है, बंदा सामने क्लियर है कि उसी से कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ। लेकिन यदि ऑफर जनरल हो, मैं पूरे सारे लोगों को ये बता दूं कि मेरे पास ये वाला कोर्स मैंने चला रखा है और उसके बाद जिनको लेना है वो ये सारे कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस फुलफिल करके उसके बाद क्या करें, आप क्या करें, पेमेंट कर दें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। इस तरीके का 5-6 और भी कंडीशंस में लगा दूं और मैं बोलूं कि ये जनरल ऑफर है, सारे लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कोई पार्टिकुलर के लिए नहीं है ना। अरे सबके लिए है यार, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबके लिए है, क्या दिक्कत है। मैंने यूट्यूब पे डाला, उसको 1000 लोग देखें, 2000 देखें, सबके लिए है, जनरल है, कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है। लेकिन ये जनरल तब स्पेसिफिक में चेंज होता है जब कोई सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर को और उसके बाद वो पेमेंट किया, बाकी का काम किया, कंडीशन को फुलफिल किया, उसके बाद वो मुझे पैसा भेज दिया, तब क्या होगा, तब मैं उसके साथ डायरेक्ट में आ जाऊंगा। तो जनरल ऑफर तो एक जनरल इन नेचर हो गया, लेकिन वो एक्सेप्ट जैसे ही करेगा तभी आगे कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू होगा, यदि नहीं तो ऑफर वैसे ही पड़ा रहेगा मार्केट में।
जिनको आना है वो पेमेंट करेंगे, फिर आ जाएंगे। इसमें एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए उसको मैं आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल और स्पेसिफिक ऑफर को लेकर के। उसमें क्या कर दिया था, एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी जो थी वो ऑफर कर दी थी कि ये दवाई मैं बना रहा हूं, और ये दवाई में जिसको इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाएगा ना, तो इन्फ्लुएंजा होने के बाद क्या होगा, जो ये इसको सिस्टमेटिक वे से बता दिया था कंडीशन, वो फुलफिल कर लेगा तो क्या होगा, यदि वो ठीक हो जाएगा, और यदि नहीं होता है तो क्या होगा, मेरे पास आ जाना, मैं आपको ऑफर दूंगा, मतलब $100 या कुछ इस तरीका दे दूंगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें तो वो पूरे विश्व के मतलब सारे कंट्री के लिए किया था, तो क्या वो जनरल ऑफर हो गया था, तो वहां पे जनरल ऑफर था। स्पेसिफिक ऑफर में मैन टू मैन करते हैं, तो जनरल वाला स्पेसिफिक में तब टर्न होता है जब वो बंदा आपके कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, इस बात को समझ लीजिएगा। आगे इसका हम केस को डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोग नींद में तो नहीं हो मेरे भाई, आ जाओ चैट बॉक्स में जरा, नींद में तो नहीं हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट आगे जो मैं चल कर रहा हूं ना अभी। वॉइस नहीं है क्या मोनिका, वॉइस नहीं है यार, तुम लोग बता दिया करो यार, नहीं है वॉइस है या नहीं है, ये बताओ। सर ओके आ रही है, बिल्कुल कोई भी लैग नहीं है। अच्छा तुम्हारा नेट इशू था, मेरा नेट का तो सर और दिन के मुकाबले आज वॉइस ज्यादा अच्छी है। क्या 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 और दिन के मुकाबले आज वॉइस ज्यादा क्लियर है। अच्छा ऐसा है, तो मतलब वाईफाई से, आज वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया हूँ, फिर भी अच्छा है, तो फिर इसी से करेंगे डेली क्लास, और क्या। वो सर वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है, आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी पढ़ सकते हो ना, कितने देर अभी और पढ़ सकते हो बता दो, उसके बाद बाकी का मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा, फिर छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि टाइम कम है, आपको करना तो है ही सब। अब वॉइस ब्रेक हो रहा है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई ना कोई तो मैसेज कर ही दे तो वॉइस ब्रेक। अब वॉइस ब्रेक होने का दो कारण हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे तरफ से कारण हो, आपके तरफ से भी इक्वल कारण हो सकता है। तो आप ये मतलब ये मत सोच के बैठ जाओ कि मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है तो और भी लोगों को होना चाहिए ना, कम से कम 10 लोग बोलें तभी मैं मानूं। तो आप अपना नेट को सुधारिए, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से काम चला लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सारे लोग जब क्लियर बोल रहे हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होगा। एवरीथिंग इज फाइन, सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो समझ में आ रहा ना चीज, आगे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है, अभी जो मैं बता रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। कार्लिल वर्सेस कार्बोली का केस है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्लिल वर्सेस कार्बोली का जो केस लॉ है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यदि ब्रेकेज ज्यादा हो तो आप बता दीजिएगा माइक से, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ये देखो यार, दोनों अलग अलग चीज है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों अलग अलग चीज है, इस बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन आएगा गलती करेंगे। जैसे मान के चलिए आपने ऑफर दिया, आपने बोला कि ये चीज खरीदना है, मैंने बोला हाँ खरीदना है, ये समझ में आ गया ये ऑफर। अब ये इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ये क्या चीज है, या ये क्या अलग चीज है क्या? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या हुआ? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब ऑफर नहीं होता, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान के चलो कि आप कोई शॉप पे गए, कोई किताब के शॉप पे गए, दुकान पे गए, ठीक है, और कुछ किताब खरीदने के लिए गए आप, वहां पे देखे कि बुक शॉप में सेल्फ में किताबों का ढेर पड़ा है, बहुत सारी किताबें हैं, और उसमें हर किताब पे प्राइस टैग दिया हुआ है कि ये जो बुक लेंगे ये 100 रुपए का है, 2000 का है, 150 का है, 500 का है, इस तरीके का टैग दिया गया है। अब आप दुकानदार से बोले साहब मुझे ये वाला किताब दे दो,
दुकानदार बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो किताब नहीं देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोई और ले चुके हैं, वो तो ऐसे ही में वहां पे रख दिया था। अभी आपसे पहले एक ग्राहक आए थे, उन्होंने रख दिया, उन्होंने ले लिया है इसको, लेकिन उन्होंने बोला कि शाम में ऑफिस से लौटते समय वो ले जाएंगे ये बुक को, तो ये जो है ये मैं नहीं दूंगा। तो अब आप बोलने लगोगे यार तुम ऑफर दे दिए हो, आप कैसे नहीं दे रहे हो, ऑफर वैलिड है तुम्हारा, कैसे नहीं दोगे तुम किताब, तुमको देना पड़ेगा किताब। तो मैं आपको बताऊं, वो चीज ऑफर में नहीं हो, वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। वो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब हुआ कि आप जाओ, आप चीजों को देखो, उसके बाद आप ऑफर करो दुकानदार वाले को कि साहब ये वाला जो पेन है ये खरीदना है, ये दोगे क्या। अब ये डिपेंड करता है दुकान वाले से कि आपका ऑफर वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। यदि मन हुआ उसका तो देगा, नहीं मन हुआ तो नहीं देगा, क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते कि जैसे ही आपने डिस्प्ले कर दिया कोई चीज को तो अपने आप ऑफर हो जाएगा, अपने आप नहीं होता। उसको लेंगे, आप देखेंगे यहाँ ठीक है डिजिटल पेन अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद आप उसको ऑफर देंगे कि ये दोगे क्या, जो प्राइस टैग इसमें लिखा है ये दोगे क्या, ठीक है, तब वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद चीजें अलग तरीके से काम करेगी। तो इनविटेशन टू ऑफर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। इनविटेशन टू ऑफर, जब ये आजकल जितने भी डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले का सामान नहीं था, मतलब जो बोलते थे वही दिखाया जाता था। आजकल चीजें हर जगह पे दिखावटी बहुत ज्यादा हो रहा, हर चीज को फ्लैश करके रखेंगे, हर चीज को, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऐसा नहीं कि आप कुछ डिस्प्ले है उसके बाद जाकर के खरीदने गए और दुकानदार मना कर दिया तो आप बोलोगे कि यार तुमको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कोर्ट में स्यू कर देंगे। कोर्ट में स्यू कर भी दिए तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का इनिशिएशन ही नहीं माना जाएगा, वो ऑफर माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑफर नहीं है, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। तो जहां भी डिस्प्ले वगैरह, डिस्प्ले आप एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई भी चीज का डिस्प्ले है, ठीक है, उसमें वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। चीजें समझ में आ गई, गलती मत कर देना, ये सब कंसेप्ट पे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सब इतना ही लेवल का आप पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने लिस्ट बनाया है ना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, सारा रात भर दिमाग खराब करके पढ़ा है, उसके बाद फिर आपके लेवल का बनाया है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट बहुत वास्ट है, फालतू में कुछ और बता दो और नहीं आया तो फिर गाली दोगे आप। ठीक है, ये है। उसके बाद कहता है द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और ऑब्वियसली बात है जब कुछ है तो कम्युनिकेशन करोगे ना, तो कम्युनिकेशन की बात होती है कि कम्युनिकेशन जरूरी है, जो भी चीजें हैं दोनों के बीच में कम्युनिकेट होगा। अब वैसे बिना कम्युनिकेशन का थोड़ी ना अपने आप कैसे पता चलेगा, वो है ना कंसेंसस एडिडम, मतलब ये हुआ सेम थिंग सेम सेंस, दोनों समझना चाहिए, तो बिना कम्युनिकेशन का कैसे समझेंगे। ये सब तो कॉमन वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, आप चीजों को समझ लेना अकॉर्डिंगली। उसके बाद कहता है द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ, द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वही कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि कम्युनिकेशन जरूरी होनी चाहिए, तभी ये होगा। अब कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। आप कंसंट्रेशन को लूज मत होने देना, क्योंकि लूज हो गया ना तो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। ठीक है, जिनको छूट गया है, जिनका कुछ, वो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा शाम, मतलब 1-2 घंटे में, या शाम 12 बजे तक। उसके बाद उसको जाकर के दोबारा चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है, सारे लोगों को मिल जाता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, कहता है कि एन ऑफर इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट एंड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, मतलब रिलेशंस। ये कह रहा है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक तरीके का इंटेंशन जरूर होता है, लेकिन ये आईपीसी वाला इंटेंशन नहीं होता, ये आईपीसी का इंटेंशन नहीं है। लेकिन मतलब जैसे मैं ये बेचने का प्रयास कर रहा हूं तो सच में मेरे अंदर से इसे बेचने का मन है, ऐसा नहीं कि हम दिखावटी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टी, एक के मन में इंटेंशन हो खरीदने का, दूसरे के मन में हो बेचने का। यदि ऐसा इंटेंशन है तभी कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड करता है, यदि इंटेंशन ऐसा नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, ये कहता है कि मेयरली सोशल और मोरल रिलेशंस विल नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए, मोरालिटी और लीगलिटी में अंतर है, मैंने पहले ही बताया था कि लीगल चीज अलग होता है, मोरल कुछ अलग होता है। मोरल हो सकता है एक तरीके से, या फिर उसको इमोशनल भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि जब भी, जैसे अब मैं क्रिमिनल लॉ का थोड़ा सा बात करूं तो अभी हैदराबाद में जो 4 रेपिस्ट का इनकाउंटर हुआ था, तो आप लोग या हम लोग सारे लोग इमोशनल होकर के क्या कर दिए, पुलिस पे फूल बरसाना शुरू कर दिए। ये क्या करते हैं, इमोशन। ये लीगल नहीं है, लीगल चीज नहीं है, क्योंकि लॉ तो ये डिमांड करता है कि उस
उसको मारना ही नहीं था क्योंकि वो प्रूव नहीं था, उसको कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया था, तो आप फूल किस बात के लिए बरसा रहे हो? तो यहाँ पे इमोशन काम कर रहा है, लेकिन लॉ के नजर में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। एक तरीके से लॉ के नजर में बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, उसमें आपका इमोशन है, मोरालिटी, इस तरीके से चीजें काम नहीं करती। हो सकता है कई बार चीजें मोरल हो और वो लीगल नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे आप बहुत बड़े तैराक हैं, आप बहुत बड़े तैराक हैं, आपको गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक में, आप भारत के रहने वाले हैं, बहुत प्राउड है नेशन को आप पे, लेकिन क्या हुआ, आप एक स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे थे और एक छोटा सा बच्चा वो खेलते खेलते गलती से गिर गया स्विमिंग पूल में। ठीक है, 2 साल का बच्चा, कहां से तैरना जानेगा, गिर गया गलती से खेलते खेलते वहां पे, और आप देख रहे हैं उसको ध्यान से और आप उसको बचाने का प्रयास नहीं किए। वो बेचारा बच्चा डूब करके मर गया। आप चाहते तो उसको आराम से बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये इमोरल हो सकता है किसी सोसाइटी में कि आपने क्यों नहीं बचाया, आप बचा सकते थे ना, किसी का जिंदगी बचा देते, क्या कितनी अच्छी बात होती, लेकिन आपने नहीं बचाया। तो उस बच्चे के जो फादर हैं या उसके पेरेंट्स आपको स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में कि तुम क्यों नहीं बचाए इसको, क्योंकि ये मोरल रिलेशन हो सकता है, मोरल ऑब्लिगेशन हो सकता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। नहीं बचाऊंगा, मेरी मर्जी यार, मेरा मन, नहीं बचाऊंगा, मैं क्या ठेका लेके रखा हूं पूरे दुनिया का, नहीं बचाऊंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे लॉ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुमको मन है तो बचाओ, नहीं मन है मत बचाओ। लेकिन मोरालिटी क्या कहता है? मोरालिटी तो सब गाली देंगे आपको, कम से कम भारत में, यार तुम बेकार हो गया तुम्हारा मेडल, बेकार ही तुम ओलंपिक में जीते हो, यार बच्चा मर गया तुम बचा लेते हो उसको, आराम से बचा सकते थे, देख करके तुम उधर मजे कर रहे थे, ऐसे गलत है। तो ये मोरल इमोरल हो सकता है, गलत हो सकता है कुछ चीज, लेकिन इलीगल हो जरूरी नहीं है। दोनों में क्लियर का डिफरेंस है। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो वही कहता है कि मेयरली सोशल और मोरल रिलेशन विल नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, हम चाय पीने गए आपके साथ, वैसे ही आप आए, पास में रहते हैं, चाय पीने गए, और चाय पीते पीते वैसे ही बात हो रही थी कि चलोगे क्या मॉर्निंग वॉक पे कल से? मैं बोला हाँ ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी, अरे ठीक है, हमें भी साथी मिल जाएगा, साथ में कर लेंगे मॉर्निंग वॉक, अच्छी बात है, गुड। उसके बाद क्या हुआ कि आप उसको प्रॉमिस कर दिए कि देखिए ऐसा है कि 5 बजे एकदम शार्प एट 5 o'clock AM आप क्या करना है, इस चौराहे पे आ जाइएगा और यहीं पे मैं मिलूंगा, और उसके बाद यहां से हम लोग जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे घूमने के लिए, आराम से मस्ती करते हुए। तो बोले ठीक है जी, आ जाएंगे 5 बजे। और उसको ये प्रॉमिस करके आप जो है पूरे वीक तक गायब थे, फोन वोन सब ऑफ कर लिया। उसके बाद बेचारा फोन कर रहा है, आप फोन क्यों उठाओगे, आप 12 बजे उठ रहे हो। तो अब जो है वो मतलब दिमाग खराब हो गया उसका, बोला अच्छा मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, कोर्ट में चलो। कोर्ट में जाकर के केस कर दिया, ये जो है ये 5 बजे बोल करके ये मोबाइल ऑफ करके रखता है, ये मजाक बना लिया है सर, ऐसे कैसे काम चलेगा, जज साहब आप मुझे न्याय दीजिए, ये ऐसे कैसे कर दिया। बोलेगा जज साहब आया और कोई काम बचाया कि नहीं, यही करते रहे हम क्या, गो टू हेल, जाओ बाहर यार। तो वही बता रहा है कि ये जो ओनली सोशल और मोरल रिलेशन वाला चीज नहीं, लीगली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं, कुछ भी नहीं है यार। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है, बाकी जो पार्ट एंड पार्सल है, वो कहाँ फुलफिल हुआ इसमें? अब नहीं हुआ तो क्यों होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कोर्ट क्यों जाओगे आप, कोर्ट क्यों आपको हेल्प करेगा, क्या गया कोर्ट का। तो ये मोरल और सोशल रिलेशनशिप है तो नहीं। कभी कभी बोलते हैं ना क्लास में, ये वाला टीचर बोलते हैं कि ये आंसर दे दोगे ग्रेजुएशन टाइम में। मुझे याद है एक टीचर ने बोला था कि ये आंसर यदि कोई दे देगा तो मैं मूवी टिकट दूंगा उसको। आंसर मैंने दे दिया, आज तक मूवी टिकट नहीं मिला मुझे। मैं दोबारा एक बार सर को बताया भी था, एक बार मिला था तो, कि सर मूवी टिकट बाकी है अभी। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो अब उनको स्यू मैं नहीं कर सकता, ये एक मोरल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है ये। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एन एग्रीमेंट टू गो फॉर ए वॉक और टू गो फॉर अ मूवी डज नॉट कंटिन्यू एन ऑफर। ये ऑफर का ऑफर है ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन में आने का मन ही नहीं था इनका, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं। ये क्या था, मोरालिटी पे बेस्ड था, तो या फिर सोशल कंसेप्ट पे बेस्ड था। यदि ऐसा है तो इसको लॉ की संज्ञा नहीं दी जाती है। क्वेश्चन आते हैं, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे एक केस को हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्या हुआ, एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थे, ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड है तो वाइफ भी है।
ठीक है, बिना वाइफ का हस्बैंड कैसे बनेंगे फिर। ये दोनों थे, बड़ा गहरा प्यार था इनका, रिश्ता बढ़िया चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनको क्या हुआ, इनका ट्रांसफर हो गया एक जगह, कहीं दूसरे जगह हो गया, या फिर वाइफ कहीं और जाना चाहती थी, दूसरी जगह रहना चाहती थी कुछ कारण से। तो बोले ठीक है ऐसा करो, तुम चली जाओ वहां पे, और उसके बाद मैं तुमको क्या करूंगा, इतना यूरो, ठीक है, मैं भेजते रहूंगा हर एक मंथ पे, मैं भेज दिया करूंगा, वहां खर्चा वर्चा जो होगा, थोड़ा महंगा सिटी है तो वहां पे कर लेना तुम, और बच्चों का भी ख्याल रख लेना, थोड़ा टॉफी चॉकलेट ये सब देते रहना आकर के, ठीक है, फॉर द प्रोबेबल एक्सपेंसेस ऑफ द मेंटेनेंस, कि इतना खर्चा में हो जाएगा तुम्हारा पूरा मंथ, वो हो जाएगा। वाइफ बोली ठीक है जी मैं जाती हूँ, उसके बाद ये पैसा वैसा भेजते रहना, ठीक है। डेली बेचारे का फोन पे बात होता था, सारी चीजें ठीक चल रही थी, बीच में कुछ हो गया, अनबन हो गया कुछ। अब अनबन हो गया तो बोले अच्छा ठीक है तुमको पैसा ही नहीं देंगे, कल से जाओ जो करना होगा कर लेना। अगले मंथ से उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, ठीक है। अब बंद कर दिया तो मैडम बोली अच्छा ऐसा है, तुमने प्रॉमिस किया था कि इतना डॉलर इतना यूरो दोगे तुम मुझे, अब तुम नहीं दोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं ले जाऊंगी कोर्ट। अब बताइए कि क्या ये लीगल इंटेंशन था, ये जब ये इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 230 रुपया पर मंथ देंगे, तो क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क में इन्होंने किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के उद्देश्य से किया था क्या इंटेंशन इनका था कि कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे कुछ इस तरीके का चीज नहीं था। ये तो बस मोरल वो करके कि चलो मेरी वाइफ है, दूसरे शहर में जा रही है, शहर खर्चीला है, ज्यादा पैसा लगेगा तो ठीक है इतना पैसा दे देंगे, बच्चे लोग भी चॉकलेट खाएंगे हर दिन, ठीक है, इसलिए दे दिया था। तो सोशल और मोरल इशू पे ही दिया था, ये चीज इसी का एग्जांपल है। तो ये केस है, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं मेरे भाई, ये कहानी नहीं है, ये कहानी को मैं आपको लीगल लैंग्वेज को नॉन लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा लीगल लैंग्वेज, इसीलिए मैं ये कहानी सुनाता हूं। और ये कहानी आप मजाक में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, किसी न किसी केस पे बेस्ड है। इस केस का नाम है वाल्फर वर्सेस वाल्फर, 1919 का केस है, पुराना केस है लेकिन अभी भी जबरदस्त रेलिवेंट है, ठीक है। कहता है कि डिड सेंड द अमाउंट फॉर सम टाइम, ये बोला कुछ महीनों तक दिया पैसा, ये जो बोला गया था ये वाला, उसके बाद बट डिफरेंसेस आफ्टरवर्ड्स अरोज व्हेन which resulted in a separation and alliance fell into arrears। मतलब ये देखो क्या लिखा है, alliance fell into arrears, मतलब वो बकाया वो भेजना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, एरियर्स हो गया, ठीक है। जो लोग जॉब वॉब करते हैं एरियर्स का मतलब उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप चेक कर दीजिएगा। ये कह रहा था वाइफ डब्लू, ये जो डब्लू है वाइफ जो है, ये एक्शन टू रिकवर क्या करती है, एरियर्स वाज डिसमिस्ड, ये कोर्ट में चली गई, लेकिन इसका जो एक्शन था कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और क्या बोला, और बोला कि द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज अ डोमेस्टिक वन एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। बोला अरे यार ये डोमेस्टिक था, ये सोशल था, ये इस तरीके का लीगल सेंटिटी नहीं थी, इसमें लॉ का कुछ वैसा नहीं था, तो इसलिए ये कोई बात नहीं हुआ कि मतलब ठीक है एग्री किया था, अब नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या है, ठीक है, तुमको करना है तुम डिवोर्स ले लो, उसके बाद तुमको जो कोर्ट देगा वो उसका लीगल कंपैक्ट, उसका जो लीगल इंपैक्ट होगा, ना कि अदरवाइज कोई प्रॉमिस किया और आप बच्चे को प्रॉमिस कर देते हो पापा क्या मूवी चलेंगे, तो आपने प्रॉमिस कर दिया कि मूवी हाँ ठीक है नेक्स्ट सैटरडे को पक्का, अब नेक्स्ट सैटरडे आप कहीं और चले गए, बच्चे अब गुस्सा हो गए, आप पे केस करेंगे, आप क्यों नहीं मूवी ले गए, अरे ऐसे करने लगे तब तो फिर तो हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट का वॉट लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, समझ में आ गया ये चीज, अरे बताओ चैट में यार, समझ में आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या आप लोग को, ये कौन बोले हैं रजत साहब की स्क्रीन शेयर है क्या, स्क्रीन दिख नहीं रहा था क्या, अभी वॉज गुड एंड फाइन, विजिबल था ना, विजिबल था, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली टुडे सर, अच्छा नहीं, हाँ रिज्वाइन कर लीजिए, समझ आ रहा है ना, कहानी है, आपको कहानी सुनाया जा रहा है, वैसे ये कहानी नहीं है एक्चुअली में, आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कहानी नहीं लगेगा, लेकिन आपको सुनाया जा रहा है कहानी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, ठीक है ना। आप बताइए कि चीजें ठीक है तो फिर आगे हम बढ़े, या फिर मन नहीं है पढ़ने का, बोर हो गए, तो फिर आगे का हम जो है आपको अलग तरीके से वो करेंगे। आप बताइए कि क्या करना है, चैट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे फिर।
अरे मन लग रहा है कहानी में। ठीक है, और बताइए, और सारे लोग बताइए। कुछ लोग बोल रहे हैं कल करते हैं। अरे इतना भी नहीं होना चाहिए कि ओवरडोज हो जाए, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखिए। जरूरत पड़ेगा तो पूरा अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। अरे और भी लोग बोल दो यार। कल कल करें? ठीक है सर, कल करते हैं। चलिए, कल हो ना हो कौन जानता है, ये भी तो बात है। अच्छा, ऐसा कर करवा दो सर, कल करते हैं। ऋतिक पठानिया जी थक गए क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, मात्र एक कंसेप्ट मात्र पढ़ लेते हैं, और जो भी अगला पॉइंट है और उसके बाद खत्म करते हैं। दोनों का बात रह जाएगा, जो कल बोल रहे हैं उनका भी और जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी। एक मिडिल वे में काम करते हैं, और इस तरीके से मिडिल वे में जो काम होता है, ये लॉ का एक कंसेप्ट है। लॉ का एक कंसेप्ट है, जब हम मिडिल वे में काम करते हैं, इसके लिए क्या होता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बात बात में आपको लॉ बता दे रहा हूं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा कि एडीआर में क्या क्या आता है। उसमें देखेंगे कंसिलिएशन आता है, उसके बाद आपका निगोशिएशन आता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आती है, आर्बिट्रेशन आता है, ये सारी चीजें कर लेंगे। प्ली बार्गेनिंग सिस्टम, एक तरीके से प्ली बार्गेनिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ सीआरपीसी, whereas when we talk about alternative dispute resolution, ये थोड़ा सा इसमें लोक अदालत आ जाता है। आप एक बार चेक कीजिए, प्ली बार्गेनिंग सीआरपीसी का कंसेप्ट है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का कंसेप्ट है। लेकिन जब एडीआर की बात करते हैं तो बेसिकली ये ओवरऑल होता है, सिविल में हो क्रिमिनल में इस तरीके की चीजें कम होती है। ज्यादा ट्रेड वगैरह में क्या करते हैं, हम डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, सेटल करते हैं। प्ली बार्गेनिंग यदि पूछा जाए कि कहाँ किस चीज का कंसेप्ट है, तो आप सीआरपीसी में बताओगे। सीआरपीसी का सेक्शन 260 के आसपास का चेक कर लेना, वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो, इस बातचीत के दौरान 2-3 लॉ पता चल गया, ठीक है, तो वैसे ही जानकारी बढ़ती है ना। चलो एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में बताया था, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोली का केस भी ऑलरेडी मैं ये चीज बता दिया हूं वैसे, ठीक है, बता दिया हूं ये कार्लिल वर्सेस कार्बोली का केस क्या है, इसको समझते हैं। जनरल ऑफर जो होता है, कहता है कि मेड टू द पब्लिक एट लार्ज and anyone can accept the same provided he fulfills the conditions laid down herein, therein। मतलब जो भी कंडीशंस होगा उसको यदि फुलफिल कर लेगा तो कोई भी बंदा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है, एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, पहले बताया हूं, इसको रिवाइज कीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा तो। ये कहता है कि मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एक पार्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है। जनरल ऑफर क्या किया, मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के बारे में बोला, यहां पे क्या किया, मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक पर्सन है वही एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें जो एक बेहतरीन केस हमारे पास है, वो केस के बारे में हम डील करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। स्मोक बॉल कंपनी 1893, इट वाज हेल्ड, इसमें बताया थे ना, इसमें हुआ था क्या कि एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी ये जनरल ऑफर दे दी थी कि जो भी इन्फ्लुएंजा से ठीक हो जाएगा
वो मतलब ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाएगा, और यदि नहीं ठीक होते हो और ये खा करके भी नहीं ठीक होते हो तो इतना पैसा तुमको मिलेगा, कुछ इस तरीके का है। आप जब पीडीएफ पढ़ोगे एनसीईआरटी वाला तो चीजें और क्लियर हो जाएगी उसमें। ये कहता है इट वाज हेल्ड दैट, इसमें क्या हुआ, दैट द जनरल ऑफर इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज बट इट कंक्लूड्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट only with that person who comes forward and perform the conditions of the offer amounted to acceptance by the particular person। बोला कि भैया ये जनरल ऑफर तो सबको दिया गया, लेकिन एक्सेप्ट जो करेगा ना, जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा ना, सिर्फ उसी से कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका ये मतलब नहीं कि जितने लोगों को ऑफर दिया गया सारे लोग से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो ये दवाई खा लेगा, इस केस में ये हो गया था दवाई खा लेगा, और यदि जो भी इसमें गाइडलाइन दिया गया उसको फॉलो करेगा, उसके बावजूद भी यदि वो ठीक नहीं होता है तभी उसे ये पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग क्लेम करना शुरू कर देंगे भैया हम भी खा लिए पैसा दे दो, ऐसे नहीं, कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको पूरा पुर्जा दिखाना पड़ेगा, उसमें पर्चा जो रिसीट होता है कि हाँ देखिए मैंने दवाई मंगवाया था, मैंने दवाई खाया है, हर चीज का उसमें डिटेल होगा, और यदि कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नॉट अदरवाइज। ये कहते हैं अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन who fulfills the conditions of the offer. The same was held in the most important case of Carlyle versus Carbolic Smog Ball Company, which is still referred to globally in contract cases। ये पूरे विश्व में अभी भी ये केस को रेफर किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात होती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो कंसेप्ट है बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, इस चीज को समझना है, लेकिन आज हम नहीं समझेंगे, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे जबरदस्त वाले और कंफ्यूज करोगे। ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया तो आप समझिए आपका कॉन्ट्रैक्ट का आधा चीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद बाकी बहुत आसान है चीजें, एक दो क्लास में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तब आ जाइए आप चैट बॉक्स में। अब देखिए, अब हम कल मिलेंगे, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इसको इस रिकॉर्डिंग को जल्दी भेज दूंगा, मतलब विद इन 1 आवर या 2, देखते हैं वाईफाई चल रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। उसके बाद इसको रिवाइज कीजिएगा, बाकी का कहानी आपको कल सुनाई देंगे। आप बता दीजिए कि चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। डाउट जो है उसको बचा के रखिए, पूरा लेक्चर खत्म होने दीजिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने आप आपका डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा, जैसे ही आप क्लास करेंगे खत्म होगा वैसे वैसे खत्म हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया ना, सब कुछ ठीक लगा, कहानी ठीक लगी या नहीं लगी? चलिए ठीक है, आगे टेक्निकल है इसलिए ध्यान से समझते रहिएगा। यस सर, बट अच्छे से सब समझ गया। यस सर, बहुत अच्छे से समझ गया, एसएसवी जी बता रही हैं। उसके बाद अरे इनक्विजिटिव आरजे जो साहब जो हैं वो अपना नाम चेंज कर लें, क्योंकि मुझे परेशानी होती है ये चेक करने में कि आप पेड मेंबर हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप नाम चेंज कर लें ताकि रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड आपका इनक्विजिटिव आरजे नहीं है, तो प्लीज आप नाम चेंज कर लीजिएगा इस पर। यस सर, गॉट वॉट एवर यू टॉट इन क्लास टुडे, थैंक्स सर। ठीक है कमल जी, टाइम पे आइए, आप लेट आए हैं आज, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं कल, ठीक है ना। जरा वाईफाई वाले को हम भी देख लेते हैं क्या। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, चेंज कर लीजिए थोड़ा तो आसान रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप जी तो हैं रिकॉर्ड में, कोई सुनिए। महिमा, थैंक यू फॉर द क्लास, ठीक है। इसी तरीके से क्लास करते रहिए, और मैं आपको प्रॉमिस किया था ना कि इस महीने के अंत तक मैं आपको खत्म कर दूंगा, तो खत्म कर दूंगा, कंफ्यूजन में मत रहना, टेंशन मत लो। चीजों को हम समराइज करके बताते हैं, आपको पढ़ने में हो सकता है उसको ज्यादा समय लग जाए, लेकिन मैं आपको उतना बता दूंगा जितना मैं आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस मंथ के लास्ट तक आप मान के चलिए आपका जो भी सारा चीज मैं कंप्लीट कर दूंगा, और यदि क्लास में नहीं हो पाया तो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा आपके डोर स्टेप पे, टेंशन मत लीजिए। आपको लेक्चर डिलीवरी में कभी नहीं होगी, लेक्चर पूरा ही मिलेगा, ठीक है, शॉर्टकट नहीं होगा। बाकी का थैंक यू सर, हमें नहीं, अच्छा देर, ठीक है। 6 मिनट लेट थे ना, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं फिर कल, बाय, थैंक यू सो मच।